गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ्स 1 में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 इसके जो प्रश्न है वो हल करने वाले हैं। 7 चैप्टर जैसा कि आपको पता है सांख्यिकी चैप्टर है, वो आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। तो उससे ही संबंधित जो प्रश्न संग्रह थे वो हमने हल किए। और दूसरी चीज है वो है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7। तो उसका जो प्रश्न 1 है उसके सभी प्रश्न हम लोग हल करेंगे। और प्रश्न 1 में है उचित विकल्प चुनकर लिखना। तो इस प्रकार के प्रश्न तो आपने देखा है कि आपके एग्जाम में भी आते हैं। जो पहला प्रश्न यही होता है कि आपको एक प्रश्न दिया गया होता है और उसके 4 विकल्प दिए जाते हैं, तो उसको हल करके और उसका जो सही विकल्प है वो आपको लिखना पड़ता है। तो उसी प्रकार प्रश्न 1 के हैं प्रश्न वो हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न 1, उचित विकल्प चुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन उसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक सामग्री नहीं है। तो प्राथमिक सामग्री के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है। कक्षा में जाकर विद्यार्थियों के उपस्थिति की जानकारी एकत्रित किया। प्रत्यक्ष जाकर घर के व्यक्तियों की संख्या की जानकारी एकत्रित किया। सी, पटवारी के पास जाकर गांव के प्रत्येक किसान के सोयाबीन की खेती का क्षेत्रफल लिखा गया। डी, प्रत्यक्ष देखकर नाले की स्वच्छता की जानकारी ली। अभी बच्चों इसमें हमको देखना पड़ेगा कि प्राथमिक सामग्री क्या है। प्राथमिक सामग्री है क्या? प्राथमिक सामग्री ये होती है जब हम किसी कोई भी जानकारी स्वयं जाकर लेते हैं और खुद से लेते हैं। जैसे कि पहले एग्जांपल में देखो, कक्षा में जाकर विद्यार्थियों की उपस्थिति की जानकारी एकत्रित किया। जैसे कि आपके टीचर हैं, वो क्लास में जाते हैं और जब अटेंडेंस ली जाती है तो वो प्रत्यक्ष जाके, तो उसी प्रकार जो व्यक्ति है वो प्रत्यक्ष जाके बच्चों की विद्यार्थी उपस्थिति देख रहा है कि कौन उपस्थित है या अनुपस्थित है। तो इस प्रकार की जानकारी अगर स्वयं ली जाती है तो वो क्या है? प्रत्यक्ष जानकारी है या प्राथमिक सामग्री है। ठीक है। दूसरा, प्रत्यक्ष जाकर घर के व्यक्तियों की संख्या की जानकारी एकत्रित किया। अब इसमें स्टार्ट ही वो जो लाइन हो रही है वो किस वर्ड से हो रही है? प्रत्यक्ष जाकर। तो आपको पता है जहां पे भी आप प्रत्यक्ष जाते हो और जानकारी लेते हो तो वो क्या है? प्राथमिक सामग्री है। तो प्रत्यक्ष जाकर क्या किया गया है? घर के व्यक्तियों की संख्या की जानकारी एकत्रित किया। ठीक है। तो घर में जाके जैसे कि जनसंख्या से संबंधित हो या कुछ टीकाकरण से संबंधित आपके घर में भी लोग आते होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं? प्रत्यक्ष जाके जानकारी लेते हैं। तो उस प्रकार की जानकारी क्या होती है? वो प्राथमिक सामग्री होती है। तीसरा, पटवारी के पास जाकर गांव के प्रत्येक किसान के सोयाबीन की खेती का क्षेत्रफल लिखा गया। अब इसमें क्या हुआ है कि पटवारी के पास गया है, जो व्यक्ति है जिनको निकालनी है जानकारी वो पटवारी के पास जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? गांव के जो हर एक किसान है उसके पास जो सोयाबीन की खेती के लिए वो जितना खेत यूज कर रहे हैं, जितना क्षेत्रफल लग रहा है, उसकी जानकारी पटवारी के पास पहले से ही है। किसानों के नाम और उनके पास कितनी खेती है, कितना क्षेत्रफल है खेती का, और उसमें वो सोयाबीन की फसल उगाते हैं, ये जानकारी पटवारी के पास पहले से। तो यदि आप पटवारी के पास डायरेक्टली जाकर वो जानकारी उनके पास से लिख लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? ये अप्रत्यक्ष जानकारी हो जाएगी। ये प्राथमिक जानकारी, ये प्राथमिक सामग्री नहीं है। ठीक है। यदि आप गांव में स्वयं जाते हो एक एक किसान के पास और उनसे जानकारी लेते हो कि आप उनके पास जाके देखते हो कि उनके पास कितना क्षेत्रफल है जिसमें वो सोयाबीन की खेती कर रहे हैं खेत का, तो फिर वो क्या जानकारी मानी जाएगी? प्राथमिक सामग्री मानी जाएगी। तो यहाँ पे हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास जा रहे हैं, पटवारी के पास, इसलिए ये क्या है? प्राथमिक सामग्री नहीं है। तो प्रश्न में हमको क्या पूछा गया था कि कौन सी प्राथमिक सामग्री नहीं है? तो अभी तक तो ऑप्शन सी है, लेकिन डी भी देख लेते हैं। प्रत्यक्ष देखकर नाले की स्वच्छता की जानकारी ली गई। ठीक है। तो प्रत्यक्ष जाकर देखा गया कि नाला स्वच्छ हुआ है या नहीं। यदि किसी और व्यक्ति को भेज देते कि आप देख के आओ और फिर वो बताता कि इतना ही % नाला साफ हुआ, तो वो अप्रत्यक्ष हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो व्यक्ति है वो स्वयं या आप स्वयं जाके अगर नाले की स्वच्छता की जानकारी लेते हो तो वो क्या हो गई? प्राथमिक सामग्री हो गई। तो ये चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सी है, जहां पे आप क्या कर रहे हो? किसी दूसरे व्यक्ति के पास जा रहे हो और उसके द्वारा लिखी हुई जानकारी को आप लेके जा रहे हो।
ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, क्या होगा, वो प्राथमिक सामग्री नहीं है। ठीक है, तो विकल्प सी, पटवारी से जानकारी ली गई, तो ये क्या है, ये प्राथमिक सामग्री नहीं है। तो करेक्ट आंसर है आपका विकल्प सी। ये आप लोग नोट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, 25 से 35 वर्ग की उच्च वर्ग सीमा कौन सी है। अभी उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा आप लोग पढ़ चुके हैं। किसी भी वर्ग की बारंबारता का जो वर्ग है उसमें हम लोग क्या करते हैं, दो संख्या होती है, वो एक वर्ग को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो जैसे कि एक वर्ग लिया गया है 25 से 35, ये वर्ग है, तो इसकी उच्च वर्ग सीमा कौन सी है। तो जो पहली होती है, जहां से वर्ग स्टार्ट होता है, वो निम्न वर्ग सीमा होती है, और जहां पे वो वर्ग एंड होता है, खत्म होता है, वो उसकी उच्च वर्ग सीमा होती है। तो इसलिए 25 और 35 में 35 क्या है, वर्ग की उच्च वर्ग सीमा है। तो उच्च वर्ग सीमा क्या है, 35। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी, विकल्प बी क्या होगा, 35, ये है सही उत्तर। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, 25 से 35 वर्ग का वर्ग माध्य कौन सा है। तो आपको एक वर्ग दिया गया है 25 से 35, उसका आपको वर्ग माध्य निकालना है। वर्ग माध्य यानी कि जो उसका बीच की वैल्यू है, मध्य वैल्यू है, वो हम निकालते हैं। उसके लिए एक सूत्र है, वो सूत्र क्या है, वर्ग माध्य बराबर निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा डिवाइडेड बाय 2। वर्ग माध्य इज इक्वल टू निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा डिवाइडेड बाय 2। तो अब जो दिया गया वर्ग है उसमें पहले देख लेंगे कि निम्न वर्ग सीमा क्या है और उच्च वर्ग सीमा क्या है। तो 25 से और 35 में, 25 से लेके 35 वाले वर्ग में 25 यह क्या है, निम्न वर्ग सीमा। तो निम्न वर्ग सीमा के नीचे क्या लिखोगे, 25, और उच्च वर्ग सीमा क्या है, 35, जहां पे वो वर्ग एंड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 35। सूत्र में क्या है, डिवाइडेड बाय 2। तो 25 प्लस 35 ऐड करते हो तो यहाँ पे आएगा 60 डिवाइडेड बाय 2। इसको कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 30। तो अब देखो 30 दिया है क्या हमको ऑप्शन में, हाँ दिया है, तो विकल्प डी 30। तो हमारा भी आंसर आया 30, और ये विकल्प मौजूद भी है, इसलिए सही विकल्प क्या है, डी, डी बराबर 30। ठीक है, बच्चों चौथा प्रश्न है, 0 से 10, कॉमा 10 से 20, कॉमा 20 से 30 ऐसे बारंबारता सारणी में 10 यह प्राप्तांक कौन से वर्ग में समाविष्ट होगा। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 0 से 10, ऑप्शन बी 10 से 20, ऑप्शन सी 0 से 10 तथा 10 से 20 दोनों में, ऑप्शन डी 30। ठीक है, तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो अभी देखो क्या पूछा गया है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 में ये सारणी अगर आप बनाई जाए और इसमें आपको 10 ये प्राप्तांक है, यानी मान लो 10 नंबर किसी को मिले हैं, तो आप उसको कौन से वर्ग में लिखोगे। तो बच्चों इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर 10 संख्या रहती है, ठीक है, और वो दोनों में आपको दो आपको ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि 0 से 10 और 10 से 20, तो ये जो भी प्राप्तांक है, जो भी मार्क्स मिले हैं, उसको कौन से वर्ग में रखेंगे हम लोग, उस वर्ग में रखेंगे जहां से वो निम्न वर्ग सीमा से स्टार्ट होता है। जैसे कि 0 से 10 में 10 क्या है, उच्च वर्ग सीमा है। ठीक है, लिमिट कहाँ पे होता है, वो 10 पे एंड हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अगर 10 ये है, हमको याद करना है कि 10 को मैं कहाँ रखूं, ये वाले वर्ग में रखूं या ये वाले वर्ग में रखूं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो हमको क्या करना चाहिए,
10 यह संख्या जिस वर्ग में वो निम्न सीमा पर हो उसमें हमको उसको लेना चाहिए। ठीक है, क्यों, इसका कारण क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि अगर किसी को 10.5 मार्क्स हैं, मतलब अगर कुछ ऐसा बाइफर्केशन हो या उसका कभी दिखाना पड़े कि 10.5 मार्क्स या 10.5 है या कुछ ऐसे संख्या आ जाती है, तो अगर आप अपर ये उच्च वर्ग सीमा 10 में ले लेते हो तो आप कभी भी 10.5 नहीं दिखा पाओगे। लेकिन अगर आप 10 से लेके 20 में लेते हो और कभी आपको दिखाना पड़ा 10.5, तो आप 10 से लेके 20 इस वर्ग में क्या कर सकते हो, 10.5 दिखा सकते हो। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, 10 को किस में लेना चाहिए, उस वर्ग में लेना चाहिए जहां पे ये क्या होगी, एक निम्न वर्ग सीमा होगी। जब 10 निम्न वर्ग सीमा में हो उस वाला वर्ग का चयन हमको करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 10 से 20। तो 10 से 20 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, 10 से 20 का ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या आएगा, बी बराबर 10 से 20, यानी कि जो 10 यह प्राप्तांक है वो कौन से वर्ग में हम समाविष्ट करेंगे, 10 से 20। ठीक है, ये नोट कर लेंगे आप लोग। पांचवा प्रश्न देखते हैं। यदि x बार यह x1, x2 डॉट 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 xn और y बार यह y1, y2 डॉट डॉट yn का माध्य हो तो x बार किसका माध्य है, x1, x2 से लेके xn तक, तथा y बार किसका माध्य है, y1, y2 ये संख्या से लेके yn संख्या तक का माध्य है। ठीक है, तो z और z बार क्या है, यह x1, x2 से लेके xn तथा y1, y2, डॉट 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 y1 का माध्य हो तो z बार ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको x बार दिया है x1, x2 से x1, xn तक, और y बार दिया है y1, y2 से लेके yn तक। और आपको क्या बोला गया है कि z बार क्या है, z बार क्या है, इसका माध्य, यानी जो x बार आपको दिया गया है ना, x1, x2, xn, ये एक्चुअल में है क्या, ये है x बार, वो आपको बताया गया है। और y1, y2 प्लस y3, ठीक है, इसका क्या बोला गया है, ये क्या है, माध्य है, x बार और y बार का माध्य है। ठीक है, तो आपको क्या पता करना है कि z बार का मान क्या होगा, तो z बार क्या होगा। ठीक है, तो z बार आपको बता दिया है, इसका टोटल प्लस इसका टोटल। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस देख लो। ए ऑप्शन है x बार प्लस y बार, बी x बार प्लस y बार, सी ऑप्शन है x बार प्लस 5 अपॉन n, डी ऑप्शन है x बार प्लस y स्क्वायर अपॉन 2n। ठीक है, तो इसको हम लोग करके देखेंगे इधर। बच्चों अभी x बार होता क्या है, x बार यानी कि x माध्य। ठीक है, तो वो आपको क्या दिया गया है, x बार का सूत्र होता है समेशन ऑफ x अपॉन n, और ये समेशन ऑफ x क्या होता है, सम, योग, किसका योग, सभी x जो प्राप्तांक है जो दिया गया है आपको प्रश्न में, x1 प्लस x1, x2 से लेके xn तक, उस सभी का योग निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, समेशन ऑफ x अपॉन n। उसी प्रकार बच्चों y बार, तो y बार क्या होता है, ये चिन्ह है समेशन का, सिग्मा, समेशन यानी योग,
योग किसका? y का योग, सभी वायों का, y के जो भी जानकारी है उसका सभी पदों का योग। तो वो क्या है? y1 प्लस y2 प्लस से लेके yn तक। ठीक है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो अभी इसलिए z बार निकालना है, यानी हमको माध्य निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी z बार है क्या? z बार है समेशन ऑफ x प्लस वाई। आपको बताया था ना z बार क्या है? x1 x2 से लेके xn तथा y1 y2 से लेके yn, इनका क्या है? माध्य है, इसलिए वो जोड़ेंगे हम लोग। इसलिए ये क्या हो जाएगा? x बार और y बार को जोड़ने पे समेशन ऑफ x अपॉन n। ठीक है, तो वो दो n था तो मैंने 2n लिया उसको, प्लस समेशन ऑफ y। अभी ये समेशन ऑफ x की जगह क्या लिखा? nx बार लिखा है। ये कैसे लिखा है मैंने? अगर इसका यहाँ पे मैं लूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो n x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x, यानी समेशन ऑफ x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? n x बार। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं? सेम चीज, यहाँ पे अगर इसको लिया हमने तो n इंटू वाई बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ y। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या किया हमने? समेशन ऑफ x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? n x बार, और समेशन ऑफ y की जगह क्या लिख सकती हूँ? n y बार, और नीचे का n प्लस n जो था, यहाँ का n प्लस जुड़ा तो 2n। अब यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, तो हम लोग उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकाला n, ब्रैकेट में क्या मिला? x बार प्लस y बार अपॉन 2n। ऊपर भी n है और नीचे भी n है, तो n क्या हो जाएगा? कैंसल। तो क्या बचेगा? x बार प्लस y बार बटे नीचे का 2 बचा हुआ तो 2। तो हमको z बार क्या मिला? x बार प्लस y बार डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखते हैं ऑप्शन है क्या हमारे पास? ये विकल्प दिया है, ये है विकल्प नंबर ए। ठीक है, ए विकल्प है, x बार प्लस y बार, वही आंसर हमको मिला है। तो सही, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विकल्प ए। ये आंसर क्या है? विकल्प ए। और वो विकल्प है क्या? x बार प्लस y बार बटे 2। ठीक है, देख लो इसको। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th है, 5 संख्याओं का माध्य 50 हो तो तथा उसमें से 4 संख्याओं का माध्य 46 हो तो पांचवी संख्या कौन सी है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 434, ऑप्शन डी 66। तो बच्चों ये पांचवी संख्या हम लोग निकालेंगे कैसे? तो पांचवी संख्या बराबर क्या होगा? 5 संख्याओं का योग। जो आपको 5 संख्याओं का माध्य दिया गया है ना, हाँ, तो 5 संख्याओं का योग आपको तो माध्य दिया है, तो उसका एक्चुअल में वो संख्या कितनी है वो पता करना पड़ेगा। तो 5 संख्याओं का योग माइनस 4 संख्याओं का योग। ठीक है, तो 5 संख्याओं का योग कितना होता है? 5 संख्या, और वो 5 संख्याओं का माध्य कितना है? 50। तो 5 गुणे 50 माइनस 4 संख्याओं का योग। तो 4 संख्याओं का योग यानी 4 संख्याओं का माध्य 46 दिया था, तो वो संख्या है, वो जो 4 संख्याओं का टोटल कितना हुआ? ठीक है, तो 4 इंटू
हाँ, 4 इंटू 46 दिया है, तो हम लोग उसको गुणा करेंगे तो आएगा आंसर 184 और यहाँ पे 250। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 250 माइनस 84, आंसर आया 66। तो यहाँ पे विकल्प क्या है डी, तो यहाँ पे डी क्या है 66, तो आंसर क्या आया यहाँ पे डी। देख लो इसको। सातवां प्रश्न, सौ प्राप्तांकों का माध्य 40 है, इनमें से संख्या नौवा, जो नौवीं संख्या है उसका प्राप्तांक 30 है। यदि 30 के स्थान पर 70 लिया जाए और शेष प्राप्तांकों को वही रहने दिया जाए तो नया माध्य कितना होगा। ठीक है, 10 प्राप्तांक है, 100 प्राप्तांक है, उसका माध्य क्या दिया है 40, मतलब 100 विद्यार्थियों को नंबर मिले हैं, तो उसका जो माध्य है केंद्रीय वैल्यू वो क्या है 40 है। ठीक है, उसमें से जो नौवा प्राप्तांक है, मान लो 90 नंबर पे कोई स्टूडेंट है, उसका प्राप्तांक यानी उसको कितने मार्क्स है, मान लो 30 है, तो अभी वो 30 के स्थान पर क्या लिया जाए 70 लिया जाए। हाँ, जो नौवा प्राप्तांक है, नौवा जो संख्या है वो 30 है, अब वो 30 को बदल के ले लो 70, और बाकी जो 99 संख्याएं हैं, 99 संख्याएं हैं, उसको वैसा ही रहने दिया जाए, उसको परिवर्तन न किया जाए, तो अब जो नया माध्य मिलेगा वो क्या होगा। ठीक है बच्चों, अभी देखो, तो ऑप्शन के हमको क्या दिए गए हैं, ऑप्शन है 40.6, बी है 40.4, सी है 40.3, डी है 40.7। अभी देखो, 100 प्राप्तांकों का माध्य 40 आपको दिया है, यानी कि 100 बच्चों के मान लो नंबर है, उसका माध्य क्या है 40 है। ठीक है, और उसमें से नौवा प्राप्तांक, जैसे 100 लोगों का मार्क्स है, तो उसमें से किसी जो 90 नंबर पे स्टूडेंट है उसका मार्क्स मान लो 30 है। ठीक है, 30 है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए समेशन ऑफ 100 प्राप्तांक, यानी कि 100 प्राप्तांकों का योग, समेशन का चिन्ह लगाया मैंने, इसका मतलब कि जो 100 प्राप्तांक है, जो 1 से लेके 100 रोल नंबर तक जो बच्चे हैं उनको जो जो नंबर मिले हैं, अगर उनका आप टोटल करते हो वो कितना टोटल आता है, सौ गुणे 40। ठीक है, तो 100 गुणे 40 आप करोगे तो आंसर आएगा 4000। ठीक है, 100 बच्चे और माध्य क्या है और एवरेज मार्क्स क्या है 40 है, तो 100 लोगों के कुल मार्क्स कितने हैं 4000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, इसलिए नया माध्य बराबर, हमको नया माध्य निकालने को, क्यों नया माध्य निकालना पड़ रहा है, क्योंकि जो नौवा प्राप्तांक है उसको क्या कर रहे हैं हम, उसमें चेंजेस ला रहे हैं, वहां वो 30 नंबर किसी को मिला है, उस नंबर को हम लोग क्या बना दे रहे हैं, मान लो उसका मार्क्स चेंज करके हमने 70 दे दिया। ठीक है, तो क्या होगा अभी, तो 40 गुणे 100, क्यों हम लोग ने ये निकाला, 40 गुणे 100 यानी कि 100 बच्चों को टोटल कितने मार्क्स मिले, इसलिए अब वो जो 100 बच्चों को मिले हैं 4000 मार्क्स, अब वो 4000 मार्क्स में से आप कर क्या रहे हो, जिसको नौवा बच्चा था उसको 30 मार्क्स मिले थे, वो 30 मार्क्स हटाने हैं, तो 4000 में से 30 हटा दोगे और उसकी जगह पे क्या लगाना है, कितने मार्क्स देने हैं उसको 70 मार्क्स देने हैं, तो 30 मार्क्स हटा दो, माइनस 30 कर दो और जोड़ना कितना है 70, तो 70 लगा देंगे, तो क्या होगा 40 गुणे 100 माइनस 30 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 100। क्यों 100, क्योंकि हम लोग माध्य निकाल रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो 4000 माइनस 30 प्लस 70, तो 4000 में से 30 जाएगा तो आपको आंसर मिलता है 3970, प्लस आपको क्या ऐड करना है 70 डिवाइडेड बाय 100। अब 3970 में
70 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 4040 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इसको आप अगर कट करते हो 404 को 10 से भाग दोगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 40.4। तो ये ऑप्शन हमको देखना पड़ेगा कि है कि नहीं, तो है। तो ऑप्शन बी यानी विकल्प बी 40.4 है हमारे पास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 40.4 यानी विकल्प बी। ठीक है, देख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8th क्वेश्चन है 19, 19, 15, 20, 25, 15, 20, 15 इस सामग्री में से बहुलक कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन आपको क्या दिए गए हैं उत्तर के लिए? ए 15, बी 20, सी 19, डी 25। बच्चों बहुलक मोड क्या होता है? बहुलक यानी कि किसी भी सामग्री में अगर कोई संख्या या कोई प्राप्तांक है, किसी प्रकार की भी संख्या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है या सबसे ज्यादा बार आती है, उसको क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। ठीक है, तो कोई भी सामग्री देखो और देखो कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है। तो यहाँ पे 15, 15, 15 3 बार आ रही है, 19, 19 2 बार आ रहा है, 20 2 बार आ रहा है और ये 25 1 बार आ रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है? 15, 1 2 3, 15 सबसे अधिक बार आया है और वो कितनी बार आया है? 3 बार। इसलिए 15 क्या होगा? दी गई सामग्री का क्या कहा जाएगा? उसको बहुलक। इसलिए विकल्प सही विकल्प है ए। ठीक है, तो इसलिए विकल्प ए बराबर 15 क्या है? आपका सही उत्तर है। ठीक, प्रश्न 9 देखेंगे। प्रश्न 9 में है 7, 10, 7, 5, 9, 10 की माध्यिका कौन सी है? ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ चुके हैं कि माध्य, माध्यिका, बहुलक वो तीनों क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन करती हैं। ठीक है, तो लेकिन उसको कैलकुलेट अलग अलग तरह से किया जाता है। माध्य के अलग सूत्र है, माध्यिका का अलग, और बहुलक अभी आपने देखा। ठीक है, तो इसलिए माध्यिका किस प्रकार निकालते हैं? जो कि अगर आपको एक सिंपल सामग्री दी गई हो, वर्ग रूप में ना दी गई हो, एक अवर्गीकृत रूप में दी गई हो, तो किस प्रकार निकालते हैं? तो ऑप्शन हमको क्या दिया गया है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो माध्यिका निकालते समय क्या करते हैं? अगर जैसे सिंपल रूप में हो, अवर्गीकृत रूप में हो, तो हमको क्या करना रहता है? जो भी संख्या दी गई है उसे क्या करना है? कम से ज्यादा यानी कि आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना रहता है। कम से ज्यादा इस रूप में उसको अरेंज करना रहता है। वो किसी भी प्रकार दी गई हो संख्या, उसको हम लोग को कम से स्टार्ट करना है और ज्यादा पे एंड करना है। तो 7, 10, 7, 5, 9, 10 में सबसे छोटी संख्या 5, तो पहले 5 लिखेंगे। अब 7 2 बार है तो, लेकिन 5 से बड़ी है तो 2 बार 7 आ गया। फिर उससे बड़ी है 9, तो 9 आ गया। फिर 2 बार 10 है तो 10, 10। तो यही जो संख्या दी गई थी, हम लोग ने इसको क्या कर दिया है? छोटे से बड़े इस क्रम में अरेंज कर दिया है। और जो संख्या जितनी बार रहेगी उसको उतनी बार लेना भी पड़ेगा बच्चों। जैसे 7 2 बार है तो आपको लिखना पड़ेगा 2 बार, वो भी काउंट होगा। 10 2 बार है या 10 3 बार है, कोई भी संख्या जितनी भी बार रहे माध्यिका में, उसको उतनी बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो नया क्रम है वो क्या मिला? 5, 7, 7, 9, 10, 10। अब माध्यिका निकालते समय हम लोग क्या करते हैं बच्चों? अभी इसमें देखो टोटल
टोटल कितनी संख्या दी गई है? 1 2 3 4 5 6। तो अगर 6 संख्या दी जाए तो जो मध्य की दो संख्याएं होती हैं, जो बीच की दो संख्याएं होती हैं, उसको आपको लेना होता है और उसको 2 से भाग देना पड़ता है। वो माध्यिका का सूत्र है। माध्यिका का क्या सूत्र है? जो बीच की दो संख्याएं, मध्य की जो दो संख्याएं हैं, उसको टोटल डिवाइडेड बाय 2। तो इसलिए माध्यिका। अब इसमें बीच की संख्या क्या है? ये 6 संख्याओं में से बीच की संख्या क्या है? सीधे आपको दिख रहा है कि राइट साइड की दो संख्या अगर आप साइड में लेते हो और लेफ्ट साइड की दो संख्या साइड में लेते हो, तो ये जो तीसरी और चौथी संख्या है, ये क्या होगी? मध्य की संख्या होगी। और इसी को हम लोग टोटल करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगी? माध्यिका मिलेगी। तो माध्यिका बराबर तीसरे नंबर की संख्या 7 प्लस चौथे नंबर की संख्या 9। तो 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। तो 7 प्लस 9 कितना है? 16 डिवाइडेड बाय 2। इसको भाग दिया तो 8। तो अभी 8 ऑप्शन है हमारे पास। हाँ, तो हमारे पास ऑप्शन 8 दिया गया है सी में। तो इसलिए माध्यिका जो दिया गया दी गई सारे मतलब अवर्गीकृत डेटा है उसका, उसकी माध्यिका आई 8 और वो क्या है? हमारे प्रश्न में दिया है ऑप्शन नंबर सी में। इसलिए वो क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? और आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये प्रश्न देख लो। दसवां प्रश्न करेंगे बच्चों हम लोग। 10वां प्रश्न हमको दिए है वर्ग बारंबारता। वर्ग दिया गया है, वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये वर्ग दिए गए हैं और उस वर्ग की बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई है कि उस बारंबारता में कोई संख्या कितनी बार है। तो 7, 10 से 20 की है 3 बारंबारता, 20 से 30 की है 12, 30 से 40 की 13, 40 से 50 की है 2। अभी हमको प्रश्न क्या पूछा गया है? 30 से 40 वर्ग की उच्च वर्ग सीमा से कम प्रकार की संचयी बारंबारता कितनी है? तो हमको क्या करना है? पूछा गया है जो 30 से 40 का वर्ग है उसमें उच्च वर्ग सीमा 40 से कम प्रकार की संचयी बारंबारता, हम लोग संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, तो से कम प्रकार से अधिक प्रकार इस प्रकार होता है। ठीक है, तो से कम प्रकार हम लोग ऊपर से कैलकुलेट करते हैं, से अधिक प्रकार हम नीचे से कैलकुलेट करते हैं। तो आपको क्या पूछा गया है? से कम प्रकार, मतलब वो 40 से कम प्रकार की आपको क्या निकालनी है? संचयी बारंबारता। जो वर्ग दिया है उस वर्ग तक, आपको 30 से 40 तक का वर्ग दिया है तो वहां तक की आपको संचयी बारंबारता निकालनी है। ठीक है, तो इसको क्या करना है? ऑप्शंस क्या दिए हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 22। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग हल करते हैं बच्चों? जो वर्ग रहते हैं और जो बारंबारता रहती है उसको हम लोग सीधा लिख लेंगे। तो इससे क्या होता है? कैलकुलेशन करना। अब इस प्रकार लिख के अगर आपसे पॉसिबल है तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको इसको लिख लेना चाहिए टेबल के फॉर्म में, ताकि आपका कैलकुलेशन गलत ना हो। तो वर्ग आपको क्या दिया है? वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसकी बारंबारता जो दी गई है उसके सामने एज इट इज आपको लिखना है। तो बारंबारता क्या दी गई है? 0 से 10 की 7, 10 से 20 की 3, 20 से 30 की 12, 30 से 40 की 13, 40 से 50 की 2। बच्चों ये जो ये टेबल में आपको कुछ करना नहीं है, जो है जैसा वैसा का वैसा आपको लिखना है। अब तीसरा जो कॉलम आपको क्या पूछी गई है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जब कैलकुलेट करना होता है, और ये मोस्टली हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं? जब हम लोग माध्यिका निकालते हैं तब हम संचयी बारंबारता कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता
से कम प्रकार, ठीक है। तो जब से कम प्रकार आपसे पूछा जाए ना बच्चों, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार एक कॉलम बनाओगे संचयी बारंबारता का, और जो पहला वर्ग की बारंबारता होती है उसको एज इट इज जैसा है वैसा का वैसे ही लेते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ पे 7 है या अगर कोई दूसरी संख्या भी होती तो उसको हम लोग वैसे ही लिखते हैं। तो 7 है तो हमने ले लिया यहाँ पे 7, ठीक है। अब उसी को हम लोग आगे बढ़ाते जाते हैं। कैसे, अभी ये 7 था तो ये 7 को मैं यहाँ पे लेके, ठीक है। अब जो अगला वर्ग है 10 से 20, उसकी बारंबारता क्या है, 3। तो ऊपर वाली जो बारंबारता है हम नीचे लेके आए, और उसमें जो जिस वर्ग में वो है उसकी बारंबारता है 3। तो ये 7 प्लस इसकी बारंबारता ऐड की 3, तो 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये जो आंसर 10 आया उसको अगले वर्ग में लेके जाएंगे, ठीक है। 10 को अगले वर्ग में लेके गए, और उस वर्ग की जिस वर्ग में ले गए उस वर्ग की खुद की बारंबारता कितनी दी गई है, 12, ठीक है। तो 10 में क्या ऐड कर दिया, इसी वर्ग की बारंबारता 12, ठीक है। तो 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 22। तो यहाँ तक क्या आया आंसर, 22। अब ये जो आंसर आता है इस आंसर को हम लोग क्या करते हैं, उसे अगले वर्ग में लेके जाते हैं। तो इसको अगले वर्ग में लेके गए, ठीक है। इसको अगले वर्ग में लेके गए तो फिर इस वर्ग की बारंबारता क्या है, 13, ठीक है। तो 30 से 40 की बारंबारता 13, तो यहाँ पे 22 ऑलरेडी आप लेके आए, उसमें 13 जोड़ दो। तो 22 में 13 जोड़ा तो आंसर कितना आया, 35, ठीक है। तो 30 से लेके 40 वर्ग तक अगर आप संचयी बारंबारता कैलकुलेट करते गए, हाँ, 7 यहाँ लेके आए तो 7 प्लस 3 10, 10 यहाँ लेके आए तो 10 प्लस 12 22, 22 यहाँ लेके आए तो 22 प्लस 13 35। तो ये स्टेज तक अगर संचयी बारंबारता आपको कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आंसर यहाँ पे क्या आता है, 35 आता है। अगर इसके आगे कहा होता तो आप क्या करते, 35 यहाँ पे लेके आते प्लस 2 जोड़ते तो आंसर क्या होता, 37। लेकिन आपको यहीं पे रुकना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 30 से लेके 40 वर्ग की उच्च वर्ग सीमा से कम प्रकार की संचयी बारंबारता कितनी है। तो कितनी है आंसर हमने अभी निकाला, 30 से 40 वर्ग की संचयी बारंबारता से कम प्रकार में क्या है आंसर, 35 है। तो आंसर देखो 35 है ऑप्शन में हमारे पास, देखो ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, 35। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, विकल्प सी बराबर 35, ठीक है। तो देख लो ध्यान से, ठीक है। तो इसका आंसर आया 35। बच्चों अभी हमने प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का प्रश्न क्रमांक 1 जो विकल्प के प्रश्न थे वो मैंने हल किए, और अभी इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? बच्चों ये प्रश्न मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रश्न नंबर 7वां, आपकी कोई डाउट नहीं है तब तक ये फिर से हम लोग एक्सप्लेन एक बार कर लेते हैं। 100 प्राप्तांकों का माध्य 40 है, उनमें से संख्या 9, 9वां जो प्राप्तांक है वो 30 है,
यदि 30 के स्थान पर 70 लिया जाए और शेष प्राप्तांकों को वही रहने दिया जाए तो नया माध्य कितना होगा। तो इसको बच्चों मैंने पहले भी बताया था कैसे करना है। जितने भी प्राप्तांकों का माध्य दिया गया रहेगा उसको उससे गुणा करना पड़ेगा, तो वो टोटल संख्या आपको मिलेगी। तो 100 प्राप्तांकों का योगफल अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, क्योंकि 100 प्राप्तांक है तो 100 गुणे कितना करोगे, माध्य जितना रहता है, तो माध्य है 40, कुछ और रहेगा तो कोई और माध्य। तो इस प्रकार का सम आगे भी है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ने 100 का 40 में गुणा किया, आंसर आया 4000। यानी कि वो जो 100 प्राप्तांक है उसका टोटल कितना है, 4000। किसको कितने मार्क्स मिले हैं 100 में वो हमको नहीं पता है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट उसका टोटल पता है। और अब हमसे क्या बोला गया है कि वो जितना भी 100 बच्चों के मार्क्स का टोटल है उसमें से जो 9वीं संख्या है, मतलब 9वें रोल नंबर में मान लो कोई विद्यार्थी है, तो वो जो 9वीं संख्या है उसको क्या कर दो, जो 30 दी गई है उसको हटा दो। तो जब वो 4000 टोटल है बच्चों का, उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, 30 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 हटाने को तो बोला है, तो 30 हटा के उसकी जगह कुछ और रखने को कहा गया है। तो क्या रखने को कहा गया है, एक दूसरी संख्या। तो अब कोई भी अगर आप संख्या में परिवर्तन लाते हो, किसी भी सामग्री की संख्या में परिवर्तन लाते हो, तो ऑब्वियसली उसका माध्य क्या होगा, चेंज होगा। तो आप 30 को हटा दिए, अब वहां पे आपने डाल दिया 70, 70 डालोगे तो माध्य ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। तो वही पूछा है आपसे कि नया माध्य क्या होगा। तो नया माध्य हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 40 गुणे 100, पहली संख्या को हटा दो, 30 हटा दिया, और नई संख्या जो आपको 30 की जगह रखनी है वो 70 रख दिया। तो 4000 माइनस 30 प्लस 70, तो 4000 में से 30 जाएगा तो 3970 में क्या जोड़ना है, एक नई संख्या 70। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, 4040 बटे 100, ठीक है। माध्य है इसलिए हम लोग 100 ले रहे हैं, माध्य यानी कि एवरेज है, ठीक है। तो इसलिए हमने 100 लिया और ये कट किया तो हमारा आंसर क्या आया, 40.4। तो नया माध्य क्या है, 40.4, ठीक है। और वो कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन था वो बी, इसलिए हमारा आंसर क्या था, 40.4, ठीक है। माध्यिका का प्रश्न देख लो। माध्यिका निकालते समय क्या करना है, कोई भी सामग्री आपको दी जाए तो उसको क्या करना है, आपको आरोही क्रम यानी कि कम से ज्यादा बढ़ते हुए क्रम में उसको लिखना है। तो उसी प्रकार हमने, और कोई भी संख्या कितनी भी बार आए तो उसे छोड़ना नहीं है कि अभी आपने सोचा 7 2 बार आ रहा है तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे, नहीं। जो भी संख्या जितनी भी बार हो माध्यिका लिखते टाइम उसको पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो दी गई ये जो संख्याएं थी उसको हम लोग ने अरेंज किया, तो उसका अरेंजमेंट आरोही क्रम में रखने पे असेंडिंग ऑर्डर में 5 7 7 9 10 10। और माध्यिका का क्या सूत्र है, जो मध्य की जो दो संख्याएं हैं उसको 2 से भाग देंगे, डिवाइडेड बाय 2। तो मध्य की दो संख्या है 7 और 9, तो 7 और 9 जोड़ा और 2 से भाग दिया, तो 16/2 आंसर आया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने प्रश्न संग्रह चैप्टर नंबर 7 सांख्यिकी का प्रतिदिन प्रश्न संग्रह 7 के जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए, उसके 10 प्रश्नों को हल किया। मुझे आशा है कि आपको ये सभी जो मैंने आंसर्स आपको बताया है आपने नोट डाउन किए होंगे और आपको समझ में आए होंगे। आप इनका प्रैक्टिस कीजिए और जो भी डाउट्स है वो अगले क्लास में बताइए या अपने टीचर से पूछिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको डाउट्स आएंगे और वो फिर आप डाउट्स क्लियर कर पाओगे, ठीक है। अगर आप करेंगे ही नहीं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही है। और विकल्प वाले प्रश्न में आपको ऐसा लगता होगा कि आपको सिर्फ प्रश्न दिया गया है, विकल्प ABC आप कुछ भी लिखेंगे, तो ऐसा नहीं है बच्चों। विकल्प वाले प्रश्न को भी आपको हल करना पड़ेगा, तभी आपको सही उत्तर पता चल पाएगा और आपको लोग उसमें मार्क्स मिल पाएंगे। भले वो 1 मार्क्स ही है, लेकिन उसके लिए भी आपको उसे सॉल्व करके ही देखना है, तभी आपको सही उत्तर मिलेगा। इसी के साथ मैं अपना जो क्लास है ये यहीं पे समाप्त करती हूँ।
हेलो।